हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इकोनॉमिक पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स में हमारा आज का टॉपिक है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। आपने कई बार सुना होगा कि इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत बढ़ गया है, मुद्रास्फीति बढ़ गई है, चीज़ों के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है मैं आपको ये आज समझाऊंगी। इससे पहले हम देखते हैं अपना आज का फैक्चुअल क्वेश्चन। इंडिया और फ्रांस के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है शक्ति। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था मित्र शक्ति। तो आप बताइए वो मुझे कि किन कंट्रीज के बीच होती है। देखिए जो फैक्चुअल चीज़ें होती है ना, जब हम उनको एक साथ याद करेंगे तो वो हमें याद नहीं होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। इसलिए मैं आपको ये फैक्चुअल चीज़ें एक एक करके याद कराती जाती हूँ टॉपिक के साथ। तो मुद्रास्फीति क्या होता है? देखिए जब आप लोग छोटे होंगे या मतलब आपके पेरेंट्स बताते होंगे कि जब हम छोटे थे तो उन्हें बहुत कम चीज़ में मतलब बहुत कम पैसों में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी। जैसे वो कहते होंगे कि 100 रुपए में पूरे घर का राशन आ जाता था, काफ़ी पहले। लेकिन अब हमें 100 रुपए में कोई एक चीज़ भी नहीं मिल पाती है। तो क्या हुआ, चीज़ों के प्राइस बढ़ गए, ठीक है? और मनी की वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कैसे कम हो गई कि देखिए पहले हमें 1 रुपए में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी, अब हमें 1 रुपए में उतनी चीज़ें नहीं मिलती है, तो 1 रुपए की वैल्यू कम हो गई, ठीक है? लेकिन चीज़ों के प्राइस बढ़ गए। मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि। तो वस्तुओं का जो प्राइस होता है, मैंने आपको बताया, वो बढ़ जाता है यदि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाए परंतु इसकी तुलना में पूर्ति में अधिक ना हो, तो ऐसी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। देखिए क्या हुआ, इकोनॉमी में जो मांग थी वस्तुओं की वो बढ़ गई है, ठीक है? जैसे मान लीजिए 10 चीजें हैं, मांगने वाले 20 लोग हैं, ठीक है? तो कि हमें खरीदना है, तो देखिए चीजें उतनी हैं, पूर्ति उसकी उतनी है, लेकिन मांगने वाले लोग ज्यादा हैं। तो क्या हुआ कि जो चीजें होंगी उनके प्राइस बढ़ जाएंगे। प्राइस बढ़ जाएंगे तो जो खरीद पाएगा वो खरीद पाएगा, ठीक है? तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। मुद्रास्फीति में क्रय शक्ति घटने लगती है। क्रय शक्ति क्या हुआ, मैंने आपको बताया जैसे 1 रुपए में हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते थे, ठीक है? अब हम उतना नहीं खरीद पा रहे हैं 1 रुपए में, तो 1 रुपए की जो क्रय शक्ति थी, खरीदने की जो पावर थी, वो कम हो गई। क्योंकि मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, क्योंकि जो मनी की वैल्यू थी वो कम हो गई। नियंत्रित और सीमित मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है। देखिए कम मात्रा में जो इन्फ्लेशन होता है वो जरूरी होता है, बहुत कम मात्रा में। क्योंकि क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा तो लोगों को मतलब सैलरी उतनी ही मिलती रहेगी, है ना? क्योंकि उनके उतने में पूर्ति हो जाती है, सैलरी में उनका सब हो जाता है। लेकिन सैलरी मिलती बढ़ती है तो देखिए आपको काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। अगर सैलरी नहीं बढ़ेगी तो आपको आगे काम करने का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो इसलिए सीमित मात्रा में मुद्रास्फीति जरूरी भी होती है, क्योंकि यह उत्पादक को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करती है। देखिए जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको क्या, वो चीज़ों के ज़्यादा पैसे मिले लेंगे तो उसको प्रोडक्शन करने का मन करेगा, तो उसमें वो ज़्यादा लोगों को लगाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कम मात्रा में मुद्रास्फीति ज़रूरी भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जैसे कि एक कंट्री अफ्रीका में, शायद जिम्बाब्वे, उसकी इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था कि लोग लाखों करोड़ों रुपए लेके सिर्फ सब्जी खरीदने जा रहे थे, ठीक है? मतलब उन्हें समझ लीजिए कि उस मनी की उनकी कोई वैल्यू ही नहीं बची थी वहां की। तो ये भी बहुत खतरनाक होती है, कंट्री को बर्बाद कर सकती है। मुद्रास्फीति के दो कारण होते हैं, पहला मांग जनित डिमांड के कारण, और दूसरा कॉस्ट जनित, मतलब अगर चीज़ों की बनाने की कॉस्ट बढ़ जाए। और पहला क्या होता है कि चीज़ों की मांग बढ़ जाए। दो कारण से मुद्रास्फीति बढ़ती है, इनको मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि के कारण क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। मैंने आपको बताया कि जैसे लोगों की सैलरी बढ़ गई, अब मेरी सैलरी बढ़ गई है तो मैं ज़्यादा चीज़ें खरीद सकती हूँ। तो क्या हुआ, ज़्यादा चीज़ें खरीद सकती हूँ तो सॉरी, देखिए क्या हुआ, लोगों की इनकम बढ़ जाती है, तो इनकम बढ़ने के साथ क्या होता है कि लोगों ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा चीज़ें लोग खरीद सकते हैं, लेकिन चीज़ें उतनी ही हैं। तो उसके कारण क्या होता है ना कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए सरकारी व्यय में वृद्धि से सरकारी व्यय में तेजी से वृद्धि होने के कारण लोगों की मांग में वृद्धि हो जाती है। देखिए गवर्नमेंट जब ज़्यादा खर्च करने लगे तो क्या हुआ, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि मांग में वृद्धि हो जाएगी, चीज़ें उतनी ही रहेंगी, उन चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा और हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। परोक्ष कर में वृद्धि होने से वस्तुओं के मूल्य में प्रत्यक्ष वृद्धि हो जाती है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगा तो चीज़ें क्या होंगी, उनकी प्राइस बढ़ जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जब ज़्यादा लगेगा, जिससे क्या होगा, वस्तु के मूल्य में भी, प्राइस में बढ़ जाएंगे। बैंक द्वारा अधिक मात्रा में लोगों को ऋण दिया जाता है। देखिए अगर बैंक्स लोन ज़्यादा देने लगेंगे तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे, वही डिमांड बढ़ जाएगी, है ना? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर की दर में वृद्धि नहीं, सॉरी, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर की दर में कमी होने से लोगों के व्यय योग आय में वृद्धि हो जाती है। देखिए जो गवर्नमेंट है, अगर वो जो इन सॉरी डायरेक्ट टैक्स लगता है ना सैलरी पे,
अगर वो कम कर देती है तो लोगों के पास सैलरी खर्च करने के लिए ज़्यादा हो जाएगी, वही डिमांड बढ़ जाएगी चीज़ों की, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। बैंक द्वारा ब्याज दर में कमी जिसकी वजह से उपभोग व्यय और निवेश व्यय दोनों में वृद्धि हो जाती है। देखिए बैंक अगर जो इंटरेस्ट रेट है लोन पे वो कम कर देता है तो लोग ज़्यादा लोन लेकर चीज़ें मतलब खरीदेंगे, उपभोग ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, तो इससे क्या होगा वही मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति के लागत प्रेरक कारक, देखिए अगर जब कॉस्ट बढ़ जाए, चीज़ों को बनाने की कॉस्ट बढ़ जाए तो भी चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे उत्पादकता में कमी के कारण कृषि क्षेत्र में खाद्यान्नों की पूर्ति में कमी आती है। देखिए जैसे जो मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर है, उसका मतलब प्रोडक्शन ही कम हुआ है, तो खाद्यान्न कम हो गए, जैसे कभी प्याज बहुत महँगी हो गई, आलू बहुत महँगे हो गए क्योंकि उनका प्रोडक्शन कम हुआ है, माँग बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएँगे। आयात में कमी लाने या आवश्यक वस्तुओं के आयात में कमी आने की वजह से घरेलू बाज़ार में मूल्य वृद्धि होती है। देखिए, आयात क्या होता है कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर मतलब हम कोई चीज़ मँगा रहे हैं अपनी ज़रूरत की दूसरे देशों से, लेकिन अगर उसमें आयात में कमी आ जाए, तो जो हमारा घरेलू मार्केट होगा, वहाँ पे क्या है, चीज़ों की वैल्यू मतलब प्राइस बढ़ जाएँगे, ठीक है? इससे भी हमारी मुद्रास्फीति आएगी। स्टील, सीमेंट, कोयला, विद्युत आपूर्ति इत्यादि के मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। देखिए, हमें चीज़ें बनाने के लिए लाइट चाहिए, विद्युत चाहिए, कोयला चाहिए, सीमेंट या स्टील घर बनाने के लिए चाहिए है। तो जो अगर इनके प्राइस बढ़ गए, तो एंड प्रोडक्ट जो होगा, उसके भी प्राइस बढ़ जाएँगे। तो इस तरीके से भी और देखिए हर इंडस्ट्री को लाइट चाहिए है ना? तो इस तरीके से भी हमारी क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है क्योंकि ये आधारभूत आवश्यकता की वस्तु है, यह कई अन्य उद्योगों को भी प्रभावित करती है। देखिए और भी कारण होते हैं, इंटरनेशनल कारण भी होते हैं, जैसे अगर तेल के प्राइस बढ़ जाए, है ना? किसी देश में अगर मंदी आ जाए तो अगर उसने अपना एक्सपोर्ट घटा दिया, तो कोई व एक्सपोर्ट करता है तो उस कंट्री में भी, दूसरी कंट्री में भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। देखिए मुद्रास्फीति के मापक के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति को नापते कैसे, कैसे पता चलेगा कि हमें प्राइस बढ़ गए, ठीक है? तो इसके कुछ सूचकांक होते हैं, कुछ इंडेक्स निकालती है गवर्नमेंट, जिससे हमें पता है कि हमारा इतना इन्फ्लेशन इस साल बढ़ गया। तो ये इंडेक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। तो थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए होलसेल क्या होता है, जैसे आप जब कोई चीज़ है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो उसमें हमें कुछ कम प्राइस में मिल जाती है। जैसे मान लीजिए ₹10 की 10 वस्तुएँ अगर हम खरीदेंगे तो हमें ₹100 हो गए, लेकिन हमें ₹90 की मिल गई, लेकिन हम 1 खरीदेंगे तो हमें 10 की ही मिलेगी। तो होलसेल प्राइस में जब हम बड़ी मात्रा में चीज़ें खरीदते हैं तो हमें वो कुछ कम प्राइस में मिल जाती है, उसको होलसेल प्राइस कहते हैं। थोक मूल्य सूचकांक थोक वस्तुओं के मूल्य को प्रदर्शित करने वाला सूचकांक है, ठीक है? थोक मूल्यों का तात्पर्य वस्तु की अत्यधिक मात्रा में बिक्री का प्रथम मूल्य है। ये मैंने आपको बता दिया कि हम जब बहुत मात्रा में खरीदेंगे तो हमें जो प्राइस देना पड़ता है वो। ये सूचकांक, अब इन सूचकांकों को निकालता कौन है? तो देखिए इस सूचकांक का संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना, कॉमर्स यानी वाणिज्य, व्यापार, इंडस्ट्री, यही तो वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, तो यही निकालेगी, यही वाली मिनिस्ट्री निकालेगी। याद करने का थोड़ा तरीका होता है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। देखिए मिनिस्ट्री के ना डिपार्टमेंट होते हैं, तो देखिए कौन सा, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, व्यापार से ही जुड़ा है, थोक मूल्य वस्तुओं का, है ना, इंडस्ट्री से जुड़ा है। में एक आर्थिक सलाहकार कार्यालय होता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो निकालता है, इसका संकलन करता है। तो इस सूचकांक में हम क्या-क्या चीज़ें लेते हैं, मतलब हम क्या कुछ चीज़ें तो लेंगे ना कोई सूचकांक निकालने के लिए, उसमें उन देखेंगे कि इन चीज़ों के प्राइस बढ़े हैं। तो इस सूचकांक में 697 वस्तुएँ होती हैं। कितनी वस्तुएँ हम लेते हैं? 697। मतलब हम मेनली 3 चीज़ों को हम नापते हैं इसमें, प्राथमिक वस्तुएँ, प्राइमरी गुड्स, ठीक है? ईंधन और विद्युत, और थर्ड विनिर्मित वस्तुएँ, इन 3 चीज़ों को हम नापते हैं। इनको कुछ वेटेज भी मिलता है, ठीक है? प्राथमिक वस्तुओं का वेटेज भारांश होता है 22.6%, ईंधन और विद्युत का होता है 13.2% और विनिर्मित वस्तुओं का होता है 64.2%। वेटेज की मतलब और इनका एक क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि इस इंडेक्स में किसका वेटेज ज़्यादा है? तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है विनिर्मित वस्तुओं का, उसके बाद है प्राथमिक वस्तुओं का, उसके बाद है ईंधन और विद्युत का। तो इन चीज़ों को लेके हम, इन चीज़ों के आधार पर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालते हैं। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं और टोटल 697 वस्तुएँ रहती हैं। वर्तमान में इसका आधार वर्ष 2011-12 है। आधार वर्ष क्या होता है कि जिस ईयर को लेकर हम चीज़ों को नाप रहे हैं कि उस साल मतलब 2011-12 में कितने प्राइस रहे हैं और अभी के क्या प्राइस है, उनको हम तुलना करके निकालते हैं, तो उसको हम बेस ईयर कहते हैं। बेस ईयर 2011-12। बेस ईयर ऐसा लेते हैं कि जो जब चीज़ें नॉर्मल रही हों, तब उस साल कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें ना हुई हों।
इसके आंकड़े मासिक आधार मंथली हो निकलते हैं और डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं। मतलब हम सिर्फ गुड्स लेंगे, सर्विसेज को हम इसमें नहीं लेंगे। तो अब ये इंडेक्स और भी आएँगे इसको मापने के, वो मैं इस टॉपिक के साथ-साथ आपको कराती जाऊँगी। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आज समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं आ रहा है, पूछ सकते हैं और प्लीज़ आई नीड सपोर्ट एटलीस्ट शेयर विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स ठीक है? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लास्ट में बोलना होता है एंड थैंक यू सो मच।